Hey everyone, what's up? I hope you're doing well. Welcome back to my channel. I'm Sona Verma, and here we're going to start our next topic of Cold War era and non-aligned movement. So guys, इससे पहले के जो टॉपिक्स थे मीन्स NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर तक टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी अपने पहले वीडियोस में पढ़ा चुकी हूँ. अब इसमें मैं आपको पढ़ाने वाली इंडिया एंड द कोल्ड वॉर. सो लेट्स गो स्टार्ट. सो बेसिकली गाइस, हम इस टॉपिक में इंडिया एंड द कोल्ड वॉर टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे. इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि इंडिया का कोल्ड वॉर की तरफ क्या रिस्पॉन्स था, क्या उसका पॉइंट ऑफ व्यू था कोल्ड वॉर की तरफ. जैसे नेहरू जी ने कहा था ना कोल्ड वॉर को मैसिव वॉर, गेम वॉर, प्रोपोगेंडा वॉर. तो ऐसा क्या क्या रिस्पॉन्स था इंडिया का कोल्ड वॉर की तरफ, वही सब हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं. तो चलो शुरू करते हैं फिर. सो गाइस, इंडिया हमारा क्या था. इंडिया जो था हमारा एक नेम मेंबर था. नेम का मेंबर था ना, नॉन अलाइंग मूवमेंट. नेम का मेंबर था इंडिया. क्या था हमारा, नेम का मेंबर था. तो एज अ नेम मेंबर और एज ए न्यूली डिस्कोलोनाइज कंट्री, क्योंकि उस टाइम से न्यूली डिस्कोलोनाइज हुआ था इंडिया. तो एज अ नेम मेंबर और एज अ न्यूली डिस्कोलोनाइज कंट्री इंडिया का कोल्ड वॉर की तरफ कैसा रिस्पॉन्स था. टू फोल्ड, मीन्स दो तरफा रिस्पॉन्स था कोल्ड वॉर की तरफ इसका, इंडिया का. अब कैसे कैसे थे चलो पढ़ते हैं. तो फर्स्ट था हमारा कि वो अलायंस सिस्टम जो है ना उसको फॉलो नहीं करेगा. अलायंस सिस्टम में नहीं जाएगा. किसी भी सुपर पावर्स के साथ वो अलाइंग नहीं होगा. अलायंस सिस्टम वो फॉलो नहीं करेगा. मीन्स ना तो वो यूएसए के साथ अलाइंग होगा, ना वो यूएसएसआर के साथ अलाइंग होगा. ठीक है. सेकेंड क्या था हमारा. सेकेंड ये था कि कोई भी न्यूली डिस्कोलोनाइज कंट्री है, अगर वो किसी भी सुपर पावर के साथ अलाइंग हो रही हैं, अगर वो सुपर पावर्स के साथ क्या हो रही हैं, अलाइंग हो रही हैं, तो उसके अगेंस्ट में अपनी वॉइस को क्या करेगा, रेज करेगा. ठीक है. अगर कोई भी न्यूली डिस्कोलोनाइज कंट्री है उसके खिलाफ और वो अलाइंग होने जा रही है किसी भी सुपर पावर, फॉर एग्जांपल यूएसए के साथ अगर वो अलाइंग हो रही है, तो जो इंडिया है वो उस कंट्री के खिलाफ अपनी वॉइस रेज करेगा कि तुम ऑलरेडी इतने स्ट्रगल के बाद तुम डिस्कोलोनाइज हुए हो, फिर दोबारा तुम क्यों अपने आप को अलाइन करना चाहते हो, क्यों दोबारा तुम दूसरे को अलाउ करो कि तुम हम पे रूल करो. तो इसका ये दो जो पॉइंट ऑफ व्यू थे हमारे इंडिया के थे. पहला कि वो किसी भी अलायंस में नहीं जुड़ेगा. दूसरा ये था कि वो न्यूली डिस्कोलोनाइज कंट्री को अलायंस सिस्टम में जाने से भी रोकेगा. उसके खिलाफ वो अपनी वॉइस को क्या करेगा, रेज करेगा. ठीक है, वॉइस को अपनी रेज करेगा. तो ये तो हुई इसकी पॉइंट ऑफ व्यू. अब इंडिया की कुछ पॉलिसी देख लेते. ठीक है. तो पहला ये था कि इंडिया ना तो नेगेटिव था ना वो पैसिव था. इसका मतलब क्या हुआ कि ना तो इंडिया जो था वो नेगेटिवली रोल करता था इंटरनेशनल लेवल पे, ना ही वो इनएक्टिव था इंटरनेशनल लेवल पे. मीन्स अगर कोई भी इवेंट हो रहा है, कोई भी वर्ल्ड अफेयर हो रहा है, तो इंडिया उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, ना कि इनएक्टिव तक की भाई कोई भी इवेंट हो रहा है, हम नेम है भैया, हम शायद दोनों सुपर पावर से अलग हैं तो हम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. ऐसी पॉलिसी इंडिया फॉलो नहीं करता था. इंडिया क्या करता था कि वो हर एक इवेंट में, हर एक जो भी वर्ल्ड अफेयर्स हो रहे हैं उसमें सब में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता था. ठीक है. ये थी हमारी इंडिया की पॉलिसी. उसका फ्लीइंग अवे की पॉलिसी नहीं थी. इंडिया के गवर्नमेंट ने कहा भी कि हमारी जो हमारी नेम पॉलिसी हो फ्लीइंग अवे की पॉलिसी नहीं है. मीन्स वो हमारी दूर रहने की पॉलिसी नहीं है कि हम वर्ल्ड अफेयर से भी दूर हो गए, वर्ल्ड में हमारा कोई पार्टिसिपेट ही नहीं है, वर्ल्ड में हमारा कोई रोल ही नहीं है. ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है हमारी नेम. बल्कि हमारी नेम क्या करेगी, कोई भी वर्ल्ड अफेयर हो रहा है या कोई भी इवेंट हो रहा है वर्ल्ड में, तो उसमें एक्टिव रोल प्ले करेगी. कैसा रोल प्ले करेगी, एक्टिव रोल. ठीक है. अगर दोनों जो कोल्ड वॉर का जो टेंशन है, थर्ड ये था कि कोल्ड वॉर के टेंशन को भी क्या करेगी, नेम कंट्रीज इंडिया क्या करेगी, रिड्यूस करेगी, कम करेगी, बढ़ाएगी नहीं, कम करेगी. ठीक है. तो एक्टिव रोल भी प्ले करिए यहाँ पे. चौथा ये कि दोनों सुपर पावर्स की जो डिफरेंसेस थे, दोनों सुपर पावर्स के
डिफरेंसेस को कम करेगी, ताकि कोई भी वॉर जो है वो फुल फ्लेज वॉर मीन्स अनदर वर्ल्ड वॉर होने से बचाया जा सके, वर्ल्ड को दूसरे वर्ल्ड वॉर को फेस करने से, तीसरे वर्ल्ड वॉर को फेस करने से बचाया जा सके। तो ऐसा काम करती थी हमारी नेम कंट्रीज, जिसमें इंडिया भी शामिल थी, कि वो दोनों सुपर पावर्स की रैवलरीज, उनकी दुश्मनी को कम करने का काम करती थी। ठीक है, तो ऐसा हमारे डिप्लोमेट्स भी करते थे। इंडिया के कुछ लीडर्स थे, कुछ पॉलिटिशियंस थे, वो भी जो भी वर्ल्ड में इवेंट्स हो रहे या फिर कोई वॉर हो रहा था उसमें मेडिएट का काम करती थी। मतलब कि वो उन दोनों वॉर जो भी हो रहे जिनके बीच, तो वहाँ पे जाके वो सुलह कराने का काम करती थी कि भैया बैठ के सुलह कर लो, वॉर से कोई फायदा नहीं है, तो बैठ के सुलह कर लो। फॉर एग्जाम्पल कोरियन वॉर कब हुआ था? अर्ली 1950s में। ठीक है, अर्ली 1950s में कोरियन वॉर हुआ। वहाँ पे मेडिसिन का काम किसने करा? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहर लाल नेहरू जी ने। ठीक है, नेहरू जी ने तो मेडिसिन का काम करा था। तो अब इससे क्लियर हुआ कि नेम जो पॉलिसी है वो फ्लीइंग अवे की पॉलिसी नहीं है, वर्ल्ड अफेयर में एक्टिव रोल प्ले करती है। सेकेंड ये कि वो सुपर पावर्स की डिफरेंसेस को कम करती है, कोल्ड वॉर के टेंशन को कम करती है। अगर कोई भी वॉर है तो उसको फुल फ्लेज वॉर्स में कन्वर्ट ना होने से बचाती है, वॉर्स के बीच में मेडिएशन का काम करती है, वॉर को रोकती है। ठीक है, ऐसा हमारी इंडिया की पॉलिसी थी। इंडिया की जो नेम पॉलिसी, इंडिया ने अपनी नेम पॉलिसी को ऐसा डिफाइन करा। ठीक है, अब नेक्स्ट ये हुआ कि तो ऐसा इंडिया ने खुद को डिफाइन भी कर लिया कि वो क्या है। वो फ्लीइंग अवे की पॉलिसी नहीं फॉलो करता, वो मेडिएट का काम करता है, इसको भी उसने डिफाइन कर दिया। उसने अपनी कोल्ड वॉर की तरफ पॉइंट ऑफ व्यू को भी डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट उसने स्टेप ये लिया कि वो इंटरनेशनल बॉडीज़ को रेस करने की कोशिश करने लगा, वो एक्टिवेट करने लगा। ठीक है, मीन्स जो हमारा इंडिया था उसने क्या स्टार्ट करा कि वो एक्टिवेट इंटरनेशनल बॉडीज लाइक यूएनओ, इंटरनेशनल बॉडीज या ऑर्गेनाइजेशंस को वो एक्टिवेट करने लगा। लेकिन इसने ये ध्यान रखा कि जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो किसी भी अलायंस का पार्ट ना हो। अदरवाइज अगर किसी भी अलायंस की होगी तो वो उस अलायंस की गलतियों को नज़रअंदाज करेगी, उसकी पॉलिसीज़ को वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगी रादर देन द अदर्स पॉलिसी। ठीक है, इसलिए उसने ये ध्यान रखा कि जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी भी अलायंस में ना आती हो। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की क्या ज़रूरत पड़ गई इंडिया को? इंडिया जो था हमारा एक आइडिया में वो बिलीव करता था। वो आइडिया क्या था? कॉमनवेल्थ फॉर फ्री एंड cooperative nations means a genuine common wealth of free and cooperating nation। ठीक है, मीन्स कि सबके एक ऐसा नेशन बने जो एक दूसरे की कॉर्पोरेट करे, एक दूसरे सभी के हित के बारे में सोचे, सभी को कॉर्पोरेट करके एक ऐसा नेशन, एक ऐसा वर्ल्ड बनाया जाए। इसलिए उसने इंटरनेशनल बॉडीज़ को एक्टिवेट करना चालू किया, जिससे दोनों राइवलरीज यूएसए और यूएसएसआर दोनों सुपर पावर्स के बीच में कोल्ड वॉर को ख़त्म किया जा सके, कोल्ड वॉर का एंड किया जा सके और उसके टेंशन को सॉफ्ट किया जा सके। मीन्स के टेंशन को सॉफ्ट करके, टेंशन को रिड्यूस करके, क्या करके? टेंशन को रिड्यूस करके उस कोल्ड वॉर को ख़त्म किया जा सके। इसलिए इंडिया ने क्या स्टार्ट करा कि वो एक्टिवेट करने लगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि हमारे दोनों सुपर पावर्स का पार्ट ना हो, वो अलग हो, एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो दोनों के खिलाफ, अगर वो कुछ गलती करे तो उनके खिलाफ बोल सके, अगर कुछ सही कर रहे हैं तो उनके सपोर्ट में भी बोल सके। इसलिए उसने एक्टिवेट करना चाहा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बॉडी, ताकि उसका जो सपना था कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री एंड कॉर्पोरेटिंग नेशन, कि एक राष्ट्र कॉर्पोरेटिंग नेशन बने जो सभी के हित में काम करता हो, सभी के हित के लिए काम करे, एक दूसरे का सहयोग करे, ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए इंडिया ने इंटरनेशनल बॉडीज़ को एक्टिवेट करना चालू करा।
कोल्ड वॉर को ख़त्म करने के लिए भी उसने इस इंटरनेशनल बॉडी को चालू किया। ठीक है, अब इस कुछ का कहना, कुछ लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो नेम है ना, इसने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा इंडिया के इंटरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट किया, मीन्स इंडिया को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है नेम से। बट हर एक्सपेक्ट में ये गलत, सही नहीं है। इंडिया को जो नेम था उसने प्रॉबेबली दो फोल्ड्स में, दो पॉइंट ऑफ व्यू से उसने इंडिया को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, काफ़ी ज़्यादा इसके इंटरेस्ट में काम किया है। सो पहले हम देखते हैं कि इसने सपोर्ट में क्या काम किया है। फर्स्ट ये था कि नेम ने इंडिया को अलाउ करा, किस चीज़ के लिए, इंडिया को किस चीज़ के लिए अलाउ करा, कि वो इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी डिसीजन ले सकता है जो कि इंडिया के इंटरेस्ट को शो करे, इंडियाज इंटरेस्ट को शो करे, रादर देन अदर्स। ठीक है, मीन्स नेम ने इंडिया को अलाउ कराया कि आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी डिसीजन हो रहा है, कोई भी पॉलिसी बन रही है, तो उसमें इंडिया को ये अलाउ करा गया नेम ने कि आप इंटरनेशनल लेवल पे कोई भी ऐसा डिसीजन ले सकते हैं जो इंडिया की पॉलिसी, इंडिया के हित के लिए काम करे, इंडिया को इससे फ़ायदा हो। उसमें ये नहीं कि वो पूरे नेशन का देखेगा कि पूरे वर्ल्ड का फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा, वो देखेगा कि इंडिया का फ़ायदा हो रहा है तो वो डिसीजन वो ले लेगा। सेकेंड क्या करा, सेकेंड नेम ने ये दिया उसको पावर, इंडिया को, कि आप एक सुपर पावर को दूसरे के अगेंस्ट यूज कर सकते हो, मीन्स मतलब बैलेंस कर सकते हो, दोनों को एक दूसरे के अगेंस्ट बैलेंस कर सकते हो। मीन्स अगर इंडिया को किसी एक ब्लॉक ने, एक सुपर पावर ने प्रेशराइज करा या फिर इसको इग्नोर करना चालू कर दिया, मीन्स इसको वर्ल्ड अफेयर्स में एंटर नहीं करने दे रहा, इस पर प्रेशर करा कि आप हमारे साथ अलाइन हो जाओ, तो इंडिया के पास ये पावर है कि वो दूसरे सुपर पावर को, दूसरे ब्लॉक को फर्स्ट सुपर पावर के अगेंस्ट यूज़ कर सके। तो इंडिया के पास ये पॉलिसी थी और इंडिया ने इसका बाकायदा यूज़ भी करा है 20 ईयर्स की फ्रेंडशिप करके यूएसएसआर के साथ उसने करी थी ना 20 ईयर्स की फ्रेंडशिप, कब 1971 में। ठीक है, तो ये दोनों पावर्स नेम ने इंडिया को प्रोवाइड कराई, जिसने इंडिया के इंटरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। पहला क्या था, इंडिया को अलाउ करा कि आप इंटरनेशनल डिसीजन में इंडिया के इंटरेस्ट, इंडिया के प्रॉफिट, इंडिया के लिए आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो रादर देन किसी भी नेशन के सोच के। ठीक है, सेकंड क्या करा कि इंडिया एक सुपर पावर को दूसरे सुपर पावर के अगेंस्ट बैलेंस कर सकता है। ये दोनों पावर्स किसने दी, नेम ने इंडिया को दे दी थी। नेम ने इंडिया को ऐसा इंटरेस्ट पे कर दिया था। ठीक है, तो अब इसके बाद गाइस ऐसा तो नहीं सब कुछ पॉजिटिव भी चलता रहा, इसमें नेगेटिव थिंग्स भी आए। जो इंडिया की जो नेम पॉलिसी थी, नॉन अलाइंग जो पॉलिसी थी, उसको क्रिटिसिज्म का भी फॉलो करना पड़ेगा, क्रिटिसिज्म को भी फेस करना पड़ेगा, क्रिटिक्स भी काफ़ी होंगे नेम के। ऐसा नहीं सभी सपोर्टर्स निकल आए, ऐसा तो कभी नहीं होता, हर सिक्के के दो पहलू होते। तो इसमें भी ये हुआ, सपोर्टर्स तो हमारे मिल गए कि हमें डिसीजन लेने के लिए, इंडिया के डिसीजन लेने के लिए हमें पावर मिल गई, हमें एक सुपर पावर दूसरे सुपर पावर के अगेंस्ट बैलेंस कर सकते हैं, ये तो हमें मिल गई सपोर्ट में। लेकिन क्रिटिक्स में क्या मिली, चलो वो पढ़ते हैं। ठीक है, सो जब क्रिटिक्स सपोर्ट पढ़ते हैं तो क्रिटिक्स क्या था हमारा, इंडिया की जो नेम पॉलिसी चल रही थी, नॉन अलाइंग जो पॉलिसी थी, उसके खिलाफ क्रिटिक्स ये निकला, पहला कह दिया कि जो इंडिया की जो नॉन अलाइंग पॉलिसी है वो कैसी है, अनप्रिंसिपल्ड। ठीक है, जो इंडिया की वो कैसी है, अनप्रिंसिपल्ड है। मीन्स अगर कोई भी इंटरनेशनल इशू हो रहा है, कोई भी इंटरनेशनल इशू है या फिर कोई भी इवेंट, कोई भी पॉलिसी हो रही है, कोई पॉलिसी मेकिंग चल रही है, तो वहाँ पे क्या कर रहा है, ऐसा इंडिया पे ब्लेम किया गया कि जो इंडिया है ना वो अपने इंटरेस्ट को सबसे आगे रख रहा है, अपने इंटरेस्ट को सबसे आगे रख रहा है, वो पूरे वर्ल्ड के बारे में ना सोचकर, पूरे वर्ल्ड के बारे में ना सोचकर वो खुद के बारे में ज़्यादा
सोच रहा है, अपने इंटरेस्ट को ज़्यादा प्रिविलेज दे रहा है, ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, ना कि वर्ल्ड के इंटरेस्ट को, ठीक है। ऐसा इंडिया पे ब्लेम किया गया, उसकी नॉन अलाइंग पॉलिसीज पे ऐसा ब्लेम किया गया कि वो अनप्रिंसिपल्ड है, वो दूसरों की भलाई के लिए नहीं सोच रही, वो अपनी अपनी इंटरेस्ट के लिए सोच रही है, ठीक है। सेकंड क्या निकाला कि जो इंडिया है ना, इंडिया ने क्या कर रखा है, हम अलायंस सिस्टम फॉलो नहीं करते हैं, हम किसी भी ब्लॉक के साथ अलाइंड नहीं होंगे। तो इसके लिए उसको क्या कह दिया गया इंडिया के पॉलिसी को कि वो इनकंसिस्टेंट है। कैसी है? इनकंसिस्टेंट। और उसका कैसा पोस्चर है? कॉन्ट्राडिक्टरी, मीन्स विरोधाभास टाइप्स, कि उस पर हमेशा विरोधाभास, उस पर विद्रोह होते रहे उसके खिलाफ, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर है, ठीक है। अब तो इसको पढ़ते हैं। इनकंसिस्टेंट क्या मीन्स? इनकंसिस्टेंट का मतलब है कि वो स्टेबल नहीं है, कि भैया हमने कर दिया कि हम अलायंस नहीं होंगे, बट हम फिर भी अलाइंग हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब मैं स्टेबल नहीं हूँ, अभी तो मैं अलाइंग हो रही हूँ, मैंने पहले कहा कि मैं होंगी नहीं, लेकिन बाद में मैं होंगी अलाइंग। तो ऐसा कहा गया कि वो जो तुम्हारी नेम पॉलिसी, नॉन अलाइंग पॉलिसी ना, वो इनकंसिस्टेंट है, वो स्टेबल नहीं है, उसका कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर है, कि उसके खिलाफ हमेशा रिवॉल्यूशन होते रहेंगे, उसके खिलाफ हमेशा विद्रोह होते रहेगा, ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी नॉन लाइन पोस्चर है, ठीक है। अब इनकंसिस्टेंट क्यों कह रहे थे इंडिया को, कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर ऐसा क्यों कह रहे थे नेम को? नॉन लाइन पॉलिसीज ने ऐसा क्या कर दिया इंडिया की को कि वो इनकंसिस्टेंट और कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर कहलाने लगी? तो क्या हुआ कि 1971 में एक नई कंट्री बनी थी, कौन सी? राइट, बांग्लादेश, ठीक है। ये तो वैसे हम एक सेपरेट बुक चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो 1971 में हमारा जो बांग्लादेश था ना, वो एग्जिस्टेंस में आया था। वो किससे अलग हुआ था? पहले क्या था बांग्लादेश? ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान जब बना था ना, तो दो बने थे, एक वेस्ट पाकिस्तान और एक ईस्ट पाकिस्तान। तो ईस्ट पाकिस्तान ने 1971 में वेस्ट पाकिस्तान से अलग होकर एक बांग्लादेश बना लिया, ठीक है। किसकी हेल्प से इसने बनाया बांग्लादेश? इंडिया की हेल्प से, ठीक है। इंडिया ने इसको हेल्प करा था कि आप बांग्लादेश बनाने में, इसको हेल्प करा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने क्या करा, इंडिया पर अटैक कर दिया कि तुमने भैया ना एंटी पाकिस्तानी इसको भड़काया है, एंटी पाकिस्तानी तुम बढ़ावा दे रहे हो, तुम बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में रिफ्ट डलवाना चाह रहे हो, इसलिए उसने इंडिया पर अटैक कर दिया पाकिस्तान ने। और यूएसए ने किसका साथ दिया? पाकिस्तान का। उस टाइम पे यूएसए ने पाकिस्तान का साथ दिया, ठीक है। जिसकी वजह से इंडिया को अपनी सेफ्टी के लिए किसके साथ हाथ मिलाना पड़ा? 20 ईयर्स की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप करनी पड़ी यूएसएसआर के साथ, ठीक है। अपनी सेफ्टी के लिए इंडिया को 20 ईयर्स की ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप करनी पड़ी यूएसएसआर के साथ, ताकि वो बच सके, ताकि वो जो यूएसए ने दे रखा है ना, पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है, उसको वो मुंह तोड़ जवाब दे सके, ठीक है। इसलिए इंडिया ने 20 ईयर्स की फ्रेंडशिप करी यूएसएसआर के साथ। अब ऐसा कहा जाए कि जो ये फ्रेंडशिप ट्रीटी है ना, इसका मतलब यही है कि जो इंडिया यूएसएसआर के साथ मिल गया है, इसलिए मतलब उसके साथ अलाइंग हो गया, ऐसा कहा जाने लगा कि आप इंडिया ने यूएसएसआर के साथ अलाइंग सिस्टम में उसके साथ एंटर हो गया है। तो फिर वो इनकंसिस्टेंट है, वो नॉन लाइन की पॉलिसी, नॉन लाइन की पॉलिसी क्या थी? हम किसी भी अलायंस सिस्टम में नहीं जाएंगे, इसीलिए। और बट इंडिया ने तो भैया अलाइन कर लिया यूएसएसआर के साथ, तो इसलिए इसको इनकंसिस्टेंट कहा जाने लगा, कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर कहा जाने लगा। इस पे फिर हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट थी उसने अपनी बात रखी, उसने अपना इसका जवाब दिया कि हमने 20 ईयर्स की फ्रेंडशिप रखी है, क्यों रखी है? तो उसका ये निकाला, उसने कहा कि अगर हमें अपनी सेफ्टी के लिए, इंडियन गवर्नमेंट ने ये आंसर दिया कि अगर हमें सेफ्टी के लिए, अभी बात तो पहली बात है बांग्लादेश क्राइसिस हुआ था, ठीक है, पाकिस्तान ने अटैक करा हम पे, तो हमें मिलिट्री एड भी चाहिए होती है, अगर वॉर हुआ किसी को तो काफ़ी लॉस होता है, जिसकी वजह से हमें मिलिट्री एड चाहिए, ठीक है। हमें डिप्लोमेटिक एड चाहिए, ठीक है, डिप्लोमेटिक एड चाहिए। इसके लिए हमें अलग अलग कंट्री से अपनी ट्रीटी साइन तो करनी पड़ेगी, अग्रीमेंट्स हमें साइन करने पड़ेंगे अलग अलग ट्रीटी से। तो इसके लिए हमें चाहे कोई भी कंट्री हो उसके साथ हमें ट्रीटी कोई भी साइन करना पड़े तो हम करेंगे, ताकि हमारा मिलिट्री एड मिल सके, हमें डिप्लोमेटिक एड मिल सके हमारी सेफ्टी के लिए, ठीक है। इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कहा। अगर उन्हें इस कंडीशन में मिलिट्री एड और डिप्लोमेटिक एड की
लिए उन्हें यूएसए के साथ भी अगर हाथ मिलाना चाहिए पड़े, अगर उन्हें यूएसए के साथ भी अगर ट्रीटी करनी पड़े तो वो करेंगे। ऐसा इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हम किसी अलायंस सिस्टम में नहीं आए हैं, अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि हम यूएसए के साथ भी हम ट्रीटी करें ताकि हमारा सेफ्टी हो सके, हमारे प्रोटेक्शन मिल सके, ठीक है, तो हम उसके साथ भी उसके साथ भी हम ट्रीटी करेंगे। तो गाइस ये दो थे क्रिटिक्स की नेम जो पॉलिसी नॉन लाइंग पॉलिसी इंडिया की वो प्रिंसिपल है, दूसरा कि वो इनकंसिस्टेंट है और कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर है। और सपोर्ट में क्या थे पहले, सपोर्ट में पहला ये था कि इंडिया किसी भी इंटरनेशनल डिसीजन में पहले इंडिया के इंटरेस्ट को रख सकता है, बाद में किसी कंट्री के इंटरेस्ट को रखेगा। सेकंड क्या था कि वो एक सुपर पावर को दूसरे सुपर पावर के खिलाफ बैलेंस कर सकता है। अब यहाँ पे क्रिटिक्स में क्या निकाला कि जो पॉलिसी है वो अनप्रिंसिपल्ड है, और सेकंड ये निकाला कि इनकंसिस्टेंट है और कॉन्ट्राडिक्टरी इसका पोस्चर है। तो गाइस इसके साथ हमारा क्रिटिक्स भी निकल गया, सपोर्ट्स भी हमने पढ़ लिया। इसके बाद गाइस नेम के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारा डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो इसमें हमारा जो कोल्ड वॉर का एंडिंग होगा कब हुआ था, 1991 में। 1991 में हमारा कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। तो गाइस इसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि कैसे जो सोवियत यूनियन है मीन्स यूएसएसआर है वो कैसे डिसइंटीग्रेट हुआ था, कैसे वो ख़त्म हुआ था, कि कैसे वो टूट गया था, डिसइंटीग्रेट हो गया था यूएसएसआर। और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद ही जो नेम का जो पॉपुलर मूवमेंट था ना, पॉपुलर मूवमेंट के तौर पे तो काम कर रहा था मिड 1970s से नेम, वो भी ख़त्म हो गया। उसका इनइफेक्टिवनेस देखने को मिला हमारा यूएसएसआर के ख़त्म होने के बाद। नेम का जो था वो इनइफेक्टिव हो गया था, उसका इफेक्टिवनेस ना प्रभाव बहुत कम हो गया था, वो इफेक्टिवनेस उसका देखने को हमें मिलेगा इसके डिसइंटीग्रेशन के बाद यूएसएसआर के, ठीक है। तो ये गाइस हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे काफ़ी अच्छे से। 1991 में हमारा कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। नेम की जो थी एक छवि जो बनी थी वो फेड होने लगी, उसकी प्रभाव जो था उसका कम होने लगा, ठीक है। बट गाइस इनइफेक्टिवनेस और रेलेवेंस के खिलाफ बावजूद भी जो नेम के थे ना, नेम नॉन लाइंग मूवमेंट का अपने वैल्यूज़ थे, कुछ आइडियाज़ अपनी थी, ठीक है। नेम के कुछ अपने वैल्यूज़ थे, अपने आइडियाज़ थे, ठीक है। अब इनका पहला ये मानना था कि अगर सारी जो डिस्कोलोनाइज कंट्री है ना, सारी जो भी डिस्कोलोनाइज कंट्री हैं, अगर वो इकट्ठी टुगेदर हो जाए, अगर यूनाइट हो जाए वो सारी, तो एक काफ़ी बड़ी क्या बना सकती हैं, पावरफुल फोर्स वो एक बिल्ड कर सकती है। अगर सारी डिस्कोलोनाइज कंट्रीज है, अगर मानो कि ये वर्ल्ड है और उसमें से आधी पॉपुलेशन डिस्कोलोनाइज कंट्रीज हैं, तो अगर सारी इकट्ठी हो जाए ना, काफ़ी बहुत बड़ी पावरफुल फोर्स बना सकते हैं। अब ऐसा क्यों वो बना सकते हैं पावरफुल फोर्स, क्योंकि इसमें अगर पुअर कंट्रीज़ भी हैं, छोटी कंट्रीज़ सारी इकट्ठी हो गई तो उनको दूसरे पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, टीचर कंट्रीज़ पर उनको डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, ठीक है। जो टीचर हमारी कंट्रीज़ हैं उन पे वो फॉरेन पॉलिसीज़, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन ट्रेड के लिए उन्हें इस पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, कोई भी सस्टेन डेवलपमेंट कराने के लिए उन पर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, कोई भी प्रोडक्ट के लिए उन पर डिपेंड नहीं होगा। और ये जो स्मॉलर कंट्रीज, फॉरेन स्मॉलर कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज है, आपस में ही एक दूसरे के साथ ही वो फ्री इंटरनेशनल ट्रेड करेंगी, जिससे इनको भी दोनों को फ़ायदा होगा, ठीक है। वो दूसरे कंट्रीज पर डिपेंड नहीं होंगी और सभी ऐसे वर्ल्ड में एक डेमोक्रेटिक इंटरनेशनल सिस्टम चलेगा। जो हमारा वर्ल्ड है वो एक डेमोक्रेटिक फॉर्म में रूल करेगा, ठीक है, लोकतांत्रिक फॉर्म में रूल होगा, सभी में इक्वालिटी होगी, इनइक्वालिटी कहीं नहीं होगी। और 1991 के बाद कोई भी कोल्ड वॉर का सिचुएशन नहीं बनेगा, जिसकी वजह से अगर सभी इक्वल है तो कोल्ड वॉर का सिचुएशन बनेगा ही नहीं। तो इसलिए नेम का कहना था कि अगर हम डिस्कोलोनाइज कंट्री सभी इकट्ठी हो जाएं, एक पावरफुल फोर्स हम बना लेंगे, एक हम डेमोक्रेटिक सिस्टम पे वर्ल्ड को रूल करेंगे, ठीक है। इक्वालिटी हर जगह होगी, क्या होगी, हर जगह इक्वालिटी होगी, जिससे कोल्ड वॉर का सिचुएशन 1991 के बाद दोबारा नहीं क्रिएट हो सकेगा। तो गाइस इसके साथ ही चैप्टर तो कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैं अभी आपको नेम के कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताऊंगी, ठीक है। सो लेट्स गो स्टार्टेड। ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऑफ नॉन अलाइंग मूवमेंट। ओके, सो स्टार्टेड।
तो कैसे हमने ऑलरेडी पता है कि नॉन अलाइनमेंट कब बना था, नेम कब बना था हमारा 1961 में, कहाँ पर, बेलग्रेड सर्बिया। ठीक है, तो फर्स्ट समिट भी जब ये बना होगा तभी तो समिट हुई थी फर्स्ट इसकी। तो फर्स्ट समिट कब हुई, बेलग्रेड के सर्बिया के बेलग्रेड में, कब, 1961 में। अब इस फर्स्ट समिट में कितने मेंबर्स थे, तो 25 मेंबर स्टेट्स फर्स्ट समिट में पार्टिसिपेंट थे। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट समिट की बात। इसके बाद 17 समिट कब हुआ था, कहाँ हुआ था, चलो जानते हैं। ठीक है, 17 समिट हमारे वेनेजुएला में हुआ था। ठीक है, कब, 2016 में। ठीक है, कब हुआ था, 2016 में। इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे, 120 मेंबर स्टेट्स, 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज। ठीक है, तो हमारे फर्स्ट समिट में कितने थे, 25 मेंबर स्टेट्स थे, 17 में कितने हो गए, 120 मेंबर स्टेट्स हो गए, और 17 ऑब्जर्वर्स कंट्रीज हो गई। ठीक है, अब जो लेटेस्ट हुआ है, जैसे मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कोई भी समिट हम पढ़ते हैं तो उसमें हमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दो होती है, क्या, कि हमें इसका जो फर्स्ट समिट है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में, और जो उसका लेटेस्ट समिट है उसके बारे में हमें डेफिनेटली नॉलेज होना चाहिए। तो नेम का जो लेटेस्ट और रिसेंटली जो समिट हुआ है वो हमारा 18th समिट हुआ है, कहाँ पर, अजरबैजान के बाकू में। कहाँ पर, अजरबैजान के बाकू में। ठीक है, कब हुआ, 25 से 26 अक्टूबर, 25 to 26 अक्टूबर 2019 में अजरबैजान के बाकू में नेम का 18th समिट, रिसेंट जो है समिट हुआ। ठीक है, इसमें कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, 120 मेंबर्स स्टेट थे, 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज थी, और 10 ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन थी। 17 तो ऑब्जर्वर कंट्रीज थी और 10 ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशन। तो ग्रेट। अब इसके बाद इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनती है, कोई भी एक इंटरनेशनल बॉडी बनती है, उसका कहीं ना कहीं हेड क्वार्टर होता है। जैसे यूएन का हेड क्वार्टर कहाँ है, या फिर डब्ल्यूटीओ का हेड क्वार्टर कहाँ है, उसी तरह नेम का भी एक हेड क्वार्टर है, वो कहाँ पर है हमारा, जकार्ता, इंडोनेशिया में। ठीक है, अब इसमें मेंबर्स कितने हैं, कोई भी ग्रुप बनता है, कोई भी कम्युनिटी बनती है तो उसमें मेंबर्स तो होते हैं ना, नेम में भी होंगे कुछ मेंबर्स। तो ये हैं मेंबर स्टेट्स ऑफ नेम, ये हैं 120 मेंबर स्टेट्स। इसके मेंबर स्टेट्स हैं 120 मेंबर स्टेट्स, 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज एंड 10 ऑब्जर्वर ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, अब हमने उसके मेंबर्स पढ़ लिए, हेडक्वार्टर पढ़ लिए। अब इसका हम पढ़ते हैं क्या एम है, नेम का बनने का क्या मोटो है, इसका क्या एम है। तो इसका फर्स्ट एम ये है कि NIE क्या है इसका मतलब, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, तो 1980s के टाइम पे फेड हो गई थी जिसके काम। ठीक है, LDCs को डेवलप करने के लिए बनी थी ना एक पॉलिसी, हमने चैप्टर में पढ़ा था। तो उसको बिल्ड करना, उसको दोबारा से एग्जिस्टेंस में लाना ही नेम का एम है रिसेंट टाइम्स में। ठीक है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, दूसरा ये है नेम का एम। तीसरा क्या है, जो साइंटिफिक कल्चर है ना उसको प्रमोट करना, कि साइंटिफिक कल्चर को लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साइंटिफिक कल्चर के बारे में जाने। ठीक है, उसके बाद फोर्थ हमारा क्या है कि मुझे कल्चर और ट्रेडिशन, जो हमारा ओल्ड एज कल्चर चला रहा है, ओल्ड एज ट्रेडिशन चला रहा है ना, उसको हम माने, उसको हम बचाए रखें। ये नहीं कि हम पूरे मॉडर्नाइज हो रहे हैं, हम अपनी ट्रेडिशनल चीज़ों को भी संभाल कर रखें, अपनी हेरिटेज को भी संभाल के रखें। ठीक है, तो लास्ट एंड फिफ्थ वन इज़ टू स्ट्रेंथन वर्ल्ड पीस। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम क्या है नेम का, कि वर्ल्ड पीस बनाए रखे, विश्व में शांति बनाए रखे। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम है ये किसका, नेम का। तो गाइस इसके साथ ये वीडियो में इतना ही। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो hit the like button, do subscribe and share it with your friends. Okay guys, if you want notes of this chapter then आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे जा सकते हो, जिसका जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। ठीक है, वहाँ से आप जाके इस चैप्टर के डिटेल्ड नोट्स ले सकते हो, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो नोट्स की टेंशन मत लेना, आप वहाँ से उसे कलेक्ट कर सकते हो। और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर से लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। So thank you.